Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering public administration by I am Laxmikanth और उसमें हम evolution of public administration cover कर रहे हैं. So today we'll cover the stage 3, the era of challenges. इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसके बारे में जानेंगे, important बुक्स के बारे में, क्यों ये चैलेंज फेज आता है और उसके बाद में क्या डेवलपमेंट होती है, दैट विल स्टडी. आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं. यूजीसी नेट के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और इसके साथ ही जो पीवाईक्यू सेशन है वो भी अवेलेबल है. इसके अगर प्राइसेस आपको पता करने हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 और ये मार्केट रेट से बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जाता है. यूपीएससी के लिए आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाता है लाइव क्लासेस में और इसके साथ ही आपकी आंसर राइटिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है. तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें इन्हीं नंबर पर 9896859767. हाँ, जब आप कांटेक्ट करें तो स्पेसिफाई कर दें आप किस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं, यूजीसी के लिए या यूपीएससी के लिए. यूपीएससी के लिए जो कोर्स है वो अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको 1500 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है स्टडी मटेरियल. ठीक है, चलिए ओके. सो हम कवर करते हैं थर्ड स्टेज और थर्ड स्टेज कब से कब तक है, 1938 से 1947 तक, यानी तकरीबन 10-11 साल तक का ये फेज है. तो इसमें मेन थीम क्या थी? मेन थीम है कि अभी तक हमने दो पिलर पढ़े हैं. पहला पिलर कौन सा था? डाइकॉटमी का था. और दूसरा पिलर कौन सा था? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. इन दोनों ही पिलर को चैलेंज किया जाता है. हमने जाना 1937 में लूथर गुलिकन उर्विक की बुक पब्लिश होती है और उसके साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने गोल्डन हाइट्स पर पहुंचता है, अपने पीक पर पहुंचता है. उसके जस्ट बाद में 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की बुक आती है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और उस बुक के साथ में चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. सो इस थीम की मेन मतलब इस स्टेज की मेन थीम क्या थी? एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो ने दी थी. बिहेवियरल अप्रोच की शुरुआत मेनली चेस्टर बर्नार्ड की राइटिंग के साथ होती है. बोथ द डिफाइनिंग पिलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर चैलेंज्ड एंड इट वाज आर्ग्यूड दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल नेचर एंड पॉलिटिकल रोल. तो डाइकोटमी की जो लोग बात कर रहे थे वो फिर ये एस्पेक्ट उभर करके आते हैं कि आप डाइकोटमी ऑन पेपर तो इस्टेब्लिश कर लोगे बट रियलिटी में डाइकोटमी पॉसिबल नहीं है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल नेचर है. एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली कंसर्न विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी डिसीजंस बट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन विच इज द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये कहते हैं कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक ही नहीं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल है. तो पॉलिटिक्स के साथ इसका काफ़ी क्लोज रिलेशन है. दैट मीन्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी वॉज रिजेक्टेड. सेकेंड जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है, सेकेंड जो वो था पिलर था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी चैलेंज किया गया. प्रिंसिपल्स को ये कह करके चैलेंज किया गया कि पहली बात तो ये साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किए गए हैं और दूसरे यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किए जा सकते. तो उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी और यूनिवर्सल रेलिवेंसी को लेकर के इनको क्रिटिसाइज किया गया. इवन हर्बर्ट साइमन इनको प्रोवर्ब्स कहते हैं कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं बट वो यूनिवर्सल नहीं है और ये नेचुरलिस्टिक फैलेसीज हैं. मतलब क्या है, ये प्रॉपरली अप्लाई नहीं होते हैं, कुछ ही एरियाज में कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई किया जा सकता है. तो ये कहना कि यूनिवर्सल है प्रिंसिपल्स, ये क्या होगा, अपने आप में फैलेसी होगी, एक प्रकार का झूठ होगा, इलॉजिकल बात होगी. सो मोर ओवर द प्रिंसिपल्स अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस वाज क्रिटिसाइज्ड. इसको मैकेनिस्टिक अप्रोच बोल के क्रिटिसाइज कर दिया गया बिकॉज ज़्यादा जो फोकस था प्रिंसिपल्स का वो फॉर्मल स्ट्रक्चर पे था और इन्होंने सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया. एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी चीज़ें होती है बट मेन जो है उसको हम कहते हैं मैन, मटीरियल एंड मैथड. जो आपकी प्रिंसिपल अप्रोच है उन्होंने मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करा. तो ह्यूमन जो एस्पेक्ट है, सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको इग्नोर कर दिया और इसी बात को आगे रखते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाले और बिहेवियरल अप्रोच वाले. इसलिए आप देखोगे जो हॉथॉर्न स्टडीज़ है ये कंडक्ट करी गई थी एल्टन मायो के द्वारा और इन्होंने कंप्लीटली जो प्रिंसिपल्स अप्रोच थी उसकी फाउंडेशन को मतलब एक तरीके से चैलेंज किया था. उन्होंने बताया था कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ मेथड से नहीं आती है, एफिशिएंसी जो इंसान काम कर रहे हैं उनको अगर आप ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेते हो तब भी आती है. वो कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है. आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहीं से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की शुरुआत होती है.
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये यूजीसी नेट वालों को एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस आते हैं इन पे। यूपीएससी वालों को कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख लेना। जैसे चेस्टर बर्नार्ड की बुक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1938 में आती है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फिर आते एफ मोर्स्टिन मार्क्स की एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में, हर्बर्ट साइमन की प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में, देन हर्बर्ट साइमन की ही आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में, रॉबर्ट डाल की बुक आती है 1947 में द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, फिर dwight वर्ल्डो की बुक आती है द एडमिनिस्ट्रेटिव 1948 में। तो आप देखोगे ये सारी बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। हर्बर्ट साइमन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक के तौर पे जाने जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के या क्लासिकल अप्रोच के। क्लासिकल अप्रोच के सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रोवर्ब्स कहा है। उन्होंने खुद बिहेवियरल अप्रोच को प्रेफर करा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया जा सके। और हर्बर्ट साइमन की सबसे फेमस डिसीजन मेकिंग अप्रोच है। उन्होंने कहा था प्रिंसिपल्स अप्रोच के बजाय आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं इस पर फोकस करना चाहिए, और उनकी इस थ्योरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी जो है वो मिल चुका है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, इकोनॉमिक्स में। साइमन कहते हैं कि इफ एनी थ्योरी इज इन्वॉल्व्ड इट इज द डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो सबसे कोर फंक्शन किसको मानते हैं? डिसीजन मेकिंग को मानते हैं। और वो कहते हैं कि देखो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक आप ह्यूमन चॉइस की साइकोलॉजी और लॉजिक नहीं समझाओगे तब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आप डेवलप नहीं कर सकते। साइमन ने डाइकोटमी को रिजेक्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। साइमन ने डाइकोटमी को रिजेक्ट किया और उन्होंने एम्पिरिकल अप्रोच को फॉलो करने को कहा। एम्पिरिकल अप्रोच मतलब एविडेंस बेस्ड अप्रोच, जो विजिबल है, जिसको प्रूव किया जा सकता है। तो एविडेंस बेस्ड अप्रोच को इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का रिकमेंडेशन दिया था। तो मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि ही ब्रॉट द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म इन द स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इन रिलेशन ऑफ मीन्स एंड एंड्स। क्या लेकर के आते हैं वो? लॉजिकल पॉजिटिविज्म के पर्सपेक्टिव लेकर के आते हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, बट लॉजिकल पॉजिटिविज्म का एक स्टेप आगे है जिसमें लॉजिक और फैक्ट्स दोनों पर बात करी गई है। ठीक है, ये वियना सर्कल के बाद में स्टार्ट होता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट डाल ये कहते हैं कि देखो जब तक आप साइंस की बात करते हो, देखो आप कह रहे हो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी डेवलप करनी है। थ्योरी मतलब आपको इसको साइंस बनाना है, साइंटिफिक फील्ड बनाना है। तो साइंटिफिक फील्ड में क्या होता है ना, जो भी आप बात बोलते हो वो यूनिवर्सल होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है, और वो हर जगह अप्लाई होती है। आप कह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी बात जो है वो लागू नहीं होती, वो यूनिवर्सल नहीं है। तो अगर आपको थ्योरी डेवलप करनी है तो हम 3 कंडीशंस बताते हैं, उन 3 प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे, 3 कंडीशंस को आप पूरा कर लोगे तो यू कैन डेवलप द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला वो कहते हैं कि देखो इसमें इंसान इन्वॉल्व, और इंसानों का खुद का सोचने का एक तरीका होता है, अपने नॉर्मेटिव कंसिडरेशन होता है, हर एक इंसान का अपना सही और गलत का पर्सपेक्टिव होता है। आप नॉर्मेटिव कंसिडरेशन को जब तक हटा नहीं सकते तब तक आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस नहीं बना सकते हो। ये इनका फर्स्ट पर्सपेक्टिव था। दूसरा पर्सपेक्टिव था कि ह्यूमन बिहेवियर को आपने स्टडी करना पड़ेगा। आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी नहीं करोगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ आप उसके स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखोगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी बहुत रिजिड हो जाएंगी जो आपके ओवरऑल पर्पस को डिफीट कर देंगी। और तीसरा वो कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अनसाइंटिफिक हैं, क्योंकि वो जो है वो बहुत कम एग्जाम्पल, बहुत लिमिटेड से एरिया में एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके बेसिस पे आप स्टडी करके कह रहे हो कि दीज आर यूनिवर्सल एग्जाम्पल। नहीं, दीज आर नॉट यूनिवर्सल, दीज आर नॉट साइंटिफिक। आपको नेशनल और हिस्टोरिकल सेटिंग, अब ज़्यादातर जो है वो यूएस में डेवलप हुए। अब यूएस का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक बहुत ही लिमिटेड सी हिस्टोरिकल और नेशनल सेटिंग है। वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं उसके बेसिस पे आप यूनिवर्सैलिटी को क्लेम करते हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो रॉबर्ट डाल कहते हैं कि वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक हम इसको साइंस नहीं डेवलप कर पाए हैं, तो कहते हैं अभी हम इससे बहुत दूर हैं। कोई भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है जब तक हम 3 चीज़ों पे बात नहीं कर लेते। पहला, द प्लेस ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज इज क्लियर। नॉर्मेटिव वैल्यूज मतलब किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं। भी वैल्यूज में जैसे हम कहते हैं ना कि ऑनेस्टी को प्रेफरेंस देनी है, अकाउंटेबिलिटी को प्रेफरेंस देनी है, तो आप जब तक नॉर्मेटिव वैल्यूज की जगह क्लियर नहीं कर लेते। दूसरा, ह्यूमन नेचर को आप प्रॉपरली समझ नहीं लेते। जब तक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल रहेगा तब तक थ्योरी पॉसिबल नहीं है। एंड
It is a body of comparative study from which it may be possible to discover principles and generalities that transcends national boundaries. मतलब आपको comparative study करनी पड़ेगी और सिर्फ यूएस के लिमिटेड से एरिया में रह करके जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं उस बेसिस पे आप यूनिवर्सैलिटी को क्लेम नहीं कर सकते हो। आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, इस लिमिटेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन रखते हैं। अच्छा, ये जो स्टडीज़ है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको आप प्रॉपर डिबेट आती है जिसमें हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक आर्ट का सब्जेक्ट है या एक साइंस है। तो वहाँ पर जब हम इसको साइंस क्लेम करते हैं ना, तो फिर रॉबर्ट डाल का व्यू पॉइंट आता है कि रॉबर्ट डाल कहते हैं अभी साइंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो 3 कंडीशंस क्या हैं, ये हमने अभी जाना। रॉबर्ट डाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे एनवायरमेंटल इफेक्ट पर भी ध्यान देते हैं। नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स? बहुत सिंपल है। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की कल्चर, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया के हिस्ट्री, इससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट। वो एनवायरमेंटल इफेक्ट आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर आता है। रॉबर्ट डाल ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट एस्केप द नेशनल साइकोलॉजी एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन विच इट डेवलप्स। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को आप इंडिया से अलग नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ की सोच, हमारे यहाँ की सोसाइटी, हमारे यहाँ के कल्चर, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आएगी। इसीलिए वो कहते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडीज होनी चाहिए, मतलब कंपैरेटिव स्टडीज होनी चाहिए। ओके और इस बात को प्रूव करने के लिए वो काफ़ी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं दैट यू कैन स्टडी। जैसे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कंपैरेटिव एस्पेक्ट जो काफ़ी इग्नोर हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी तब तक कंपैरेटिव नहीं है, इसलिए हम इसको साइंस क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स की हमें ज़रूरत है। अच्छा, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि चैलेंज किया गया। चैलेंज में हमें 2 रीज़न समझ में आते हैं क्यों चैलेंज किया गया। 2 मेन प्रिंसिपल्स थे, 2 मेन पिलर थे हमारे पास। कौन कौन से? पहला था हमारे पास डाइकोटमी। डाइकोटमी को क्या कह के चैलेंज किया गया कि इसको पॉलिटिक्स से अलग करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया गया और प्रिंसिपल को क्या कह के चैलेंज किया गया कि ये यूनिवर्सल नहीं है, ये बहुत लिमिटेड एरिया में ही अप्लाई हो सकते हैं। इसका फिर रिएक्शन क्या निकला? रिएक्शन ये निकला कि स्कॉलर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था एंड दैट इट लेड टू द आइडेंटिटी क्राइसिस। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेज आता है 1948 से 1970 के बीच में। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे, फिर पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, और इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। अच्छा, जो भी हमारे यूजीसी नेट और यूपीएससी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स नोट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस ऑन 9896859767। दैट्स ऑल। थैंक यू।